नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक दरअसल बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि दरअसल कल जो है यूपीपीसीएस 2024 का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया और बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए हुआ है, यानी कि इंटरव्यू की कॉल उनको आएगी अब। और तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इन सभी अभ्यर्थियों के साथ साथ में जिनका चयन नहीं हुआ है उनको परेशान और हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर नाम करो। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। ठीक है, तो यह हार और जीत का यह क्रम हमारे जीवन का है, इसमें कुछ आपको उदासी नहीं रखनी है आपके जीवन में। ठीक है, और आगे की रणनीति क्या होगी 2026 की, कैसे हम तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर आपने मुख्य परीक्षा लिखी है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप कैपेबल हैं इस एग्जाम के लिए। और कई बातें होती हैं, सिलेक्शन ना होने का एक रीजन सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप टैलेंटेड नहीं है या आपको जानकारी नहीं है, इसके कई सारे रीजन होते हैं भाई। लिमिटेड सीटें होती हैं, उसी के बिहाफ पे आपकी कट ऑफ बनती है। सीटें ज्यादा होती हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एंट्री ज्यादा होती है, सीटें अगर कम होती हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या कम हो जाती है। तो इट्स वेरी कॉमन फैक्टर है ना। इसको लेकर के अपने आकलन को कभी आपको कम करके नहीं आंकना है कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूं या अच्छी नहीं हूं। आप बेस्ट है अपने आप में। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं। अभी कल एक अभ्यर्थी से हमारी बात हुई, उस अभ्यर्थी की व्यथा को सुनकर अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि सर, मतलब इससे बड़ा दुख किसी के जीवन में और क्या हो सकता है। मैं उनकी बातों को यहां पर नहीं रखूंगा क्योंकि हो सकता है कि जो ठीक नहीं वैसे भी, लेकिन जब उनकी बात को मैं सुना मैंने, तो एक तो मैं उल्टा इमोशनल आदमी हूं ना, सुनो तो दुख ऐसा होता है कि यार ईश्वर ऐसा क्यों करता है कभी कभी, है ना। तो आप हताश मत होइए। अगर आपके पास दो हाथ, दो आंख, नाक, कान अगर हैं, अगर आप चलने में सक्षम हैं अपने आप में, तो वह अपने आप में सबसे बड़ी पूंजी है। और निश्चित तौर पर अगर इस बार आपको सफलता नहीं मिल पा रही है या नहीं मिली अगर किसी भी रूप में, तो निश्चित तौर पर पीसीएस 2026 का आप लोग टारगेट करके चलिएगा। और इसके साथ साथ में अभी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है 2025 का भी मुख्य परीक्षा का दे रहे होंगे एग्जाम, है ना। तो इन केस अगर 2024 में नहीं हुआ, 25 में भी नहीं हुआ था सिलेक्शन, प्री में नहीं हुआ, तो मेंस में नहीं दे रहे होंगे आप लोग, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका 24 में जिन्होंने मेंस दिया था और उनका 25 वाला प्री नहीं निकला, तो अब वो और हताश हो गए होंगे। उनको हताश नहीं होना है। एक बार पुनः अपने को जो है, एक बार अपने मन को संकल्पित करते हुए पुनः आगे बढ़ने का प्रयास करना है। आज हम इसी सारे बिंदुओं पर चर्चा आपसे करने वाले हैं। मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी बात को बड़ी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। डेफिनेटली आपको इसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है ना। और आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपको अपनी शक्तियों को संयोजित करना है, इकट्ठा करना है और प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। और एक खास बात कि अगर पीसीएस आपका टारगेट है तो बीच में कोई अन्य एग्जाम पर फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम तभी क्रैक होगा आपका जब केंद्र बिंदु आप रखेंगे अपने इस एग्जाम को लेकर के, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो या हो यूपीएससी का। क्योंकि ये एग्जाम दरअसल सिंगल गाइडेंस मांगते हैं एक तरीके से कि आप इसी पर केंद्रित रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं आपसे, और इसमें चर्चा करेंगे कि हम लोग पीसीएस 2026 के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्या हमारे रणनीति होनी चाहिए इस पे। और इसमें एक प्रश्न है और होता है कि सर कोचिंग कर लें या सेल्फ स्टडी कर लें, यह भी एक प्रश्न है आपके सामने, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और एक जो प्रश्न आपका बहुत आजकल रहता है कि सर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और यूपीपीएससी आरओ जो विज्ञापन है अर्थात जो नोटिफिकेशन है, क्या इसमें सर डिले है सर या सर नहीं आएगा, तो इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे एक एक बिंदु करके। आइए सीधे पहले हम पीसीएस 2026 पर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो अन्य बिंदु हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है वो क्या है कि बॉस किस परीक्षा पर आपका फोकस है। दो एग्जाम पर आपका बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक आपका आरओ का एग्जाम होता है और एक होता है आपका पीसीएस का एग्जाम। अच्छा, अभी मैं आगे अपनी बात को रखूं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूं कि जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी एग्जाम क्रैक किया है, मेंस का इंटरव्यू की कॉल आई है, तो डिकोड एग्जाम की तरफ से आप जानते होंगे कि हमने 2024 में पहली बार हमने जो है पीसीएस का बैच लॉन्च किया था और उसमें से कई सारे अभ्यर्थी, हमारे आरओ वाले भी अभ्यर्थी, हमारे पीसीएस वाले अभ्यर्थी भी दरअसल इस परीक्षा में मेंस को क्वालिफाई किया और इंटरव्यू की कॉल उनको आई हुई है।
इसके अलावा जो इस संस्थान से इतर जो लोग हैं, जो हमारे संस्थान से नहीं जुड़े हैं, वो सभी अभ्यर्थी और हमारे संस्थान के भी सभी अभ्यर्थी जिनको मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, जिसके लिए कोई पैसा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, वो सभी अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और अपने नाम के साथ हमें कांटेक्ट कर लीजिए प्लीज। हमारे कांटेक्ट नंबर 8604409201। ऐसे सभी अभ्यर्थियों का जिन्होंने जो 24 का मेंस क्वालिफाई कर लिया है, इंटरव्यू कॉल उनको आई है, वो सभी अभ्यर्थी फ्री मॉक इंटरव्यू के लिए हमसे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, अपने नाम और अपने रोल नंबर के साथ में। ठीक है, नाम और प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका रोल नंबर, इतना चीज। ठीक है, और संभवतः अगर आप लोग फ्री रहेंगे तो कल परसों में हम लोग और बातें डिस्कस कर लेंगे कि इंटरव्यू एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक किया तो सारी मेहनत आप पर पानी फिर जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी मोड़ पर आप इंटरव्यू में आप थोड़ी सी भी गलती करके जाएं। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम सीधे 2026 की रणनीति पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी 860, अगर इसके अलावा भी अगर आपके हित मित्र कोई हैं या किन्हीं रिश्तेदार में आदमी किसी ने अगर क्वालिफाई किया है तो उसको भी आप ये नंबर हमारा भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब सीधे हम लोग बात करते हैं 2025 के रणनीति पर, 26 के रणनीति पर कि बॉस हमें क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, नंबर 1 पहला प्रश्न तो आपके सामने यही आएगा कि सर हमें किस परीक्षा पर जो है फोकस करना है, आरओ की परीक्षा पर या फिर पीसीएस की परीक्षा पर या दोनों परीक्षाओं पर। और यह प्रश्न दरअसल अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है अल्टीमेटली, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। एक बात मैं बहुत स्पष्टतापूर्वक कह दूं कि अगर आप थोड़ा पुराने खिलाड़ी हैं, अगर आप पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आपके सामने ऑप्शन क्या रहेगा कि आप यूपी पीसीएस, ठीक है, और आरओ और एआरओ दोनों की तैयारी आप एक साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, अगर आपने पहले पीसीएस की तैयारी की हुई है, आरओ की तैयारी पहले आपने की हुई है, नहीं निकला था और इस बार आपको दोनों ही एग्जाम पर टारगेट करना है कि सर कोई एग्जाम निकल जाए लेकिन निकल जाए ऐसा एग्जाम, तो अगर पुराने अभ्यर्थी हैं तो आप दोनों तैयारी एक साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कंफ्यूजन में मत रहिए, आप पीसीएस, ठीक है, या फिर आरओ, इस दोनों में से किसी एक एग्जाम पर फोकस कीजिएगा, दोनों पर मत फोकस कीजिएगा। अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो नए हैं, एकदम न्यू हैं, बिगिनर्स हैं आप, और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप इस दोनों एग्जाम को लेके चलेंगे, अगर आप बिगिनर्स हैं तो ध्यान रखिएगा कि फिर आप कोई एग्जाम नहीं कर पाएंगे। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, गॉड गिफ्टेड हैं तो एक अलग केस हो गया कि दोनों एग्जाम निकाले जाएंगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, अपने आप पे कठिन है। हालांकि इन दोनों एग्जाम में सिलेबस में सिमिलरिटीज है, जैसे पीसीएस के आरओ के मेंस में आप हिंदी पढ़ेंगे और आप जो है ऐसे राइटिंग करेंगे और पत्र लेखन वगैरह करेंगे, पीसीएस के मेंस में भी आप हिंदी और आपका एसए आदि कॉमन हो जाएगा, लेकिन बाकी सिलेबस कहीं ना कहीं बहुत अंतर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि दरअसल किस एग्जाम पर आपको फोकस करना है, उसके बिहाफ पे आपको तैयारी करनी है। अगर आपने पीसीएस की तैयारी करने का सोचा है तो आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं आपसे। ठीक है, बट ये डिसाइड करना दरअसल आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। 10 नाव पे सवार नहीं हो सकते हैं आप। मेरे साथ कई सारे अभ्यर्थी, मेरा बहुत खास मित्र है, वह भी बार बार तैयारी करता है, लेकिन वो उसने कई इंटरव्यू दिए लेकिन वो असफल हो जा रहा है। अभी आया रिजल्ट, उसमें भी असफल हो गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम देता है और जो भी एग्जाम अन्य आते हैं उसका भी एग्जाम देता है। उससे रणनीतियां हमारी बदल जाती हैं। वो बात अलग है कि उसका नहीं हो रहा, हालांकि नॉलेज है उसे, लेकिन ये जो तैयारी होती है वो सटीकता मांगती है, एक पॉइंट मांगता है कि बॉस इसी पर आपको फोकस करके चलना है। तो ये बात थोड़ा सा आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने आएगा कि सर कोचिंग करें कि सेल्फ स्टडी करें। अब हमने तो ये डिसाइड कर लिया कि हां अब हमको क्या करना है, हमको जो है आरओ या पीसीएस या दोनों तैयारी साथ में करें। लेकिन प्रश्न उठेगा कि सर क्या करें, सर सेल्फ स्टडी कर लें या सर कोचिंग कर लें। अब इस प्रश्न का उत्तर और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ विज्ञापन को लेकर के हम बाद में चर्चा करेंगे अंतिम में आपसे। इस प्रश्न को हम अभी यहीं पर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अभी मैंने कुछ बताया, उन बातों को आप समझ जाएंगे तो आप खुद से एनालिसिस कर पाएंगे कि हां सर हम खुद से कर सकते हैं या सर हमें कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अभी इस प्रश्न को हम यहीं छोड़ देते हैं, इसको हम सबसे लास्ट में इस प्रश्न का उत्तर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो पॉइंट खास आपके लिए। अब पॉइंट आ गया कि सर सबसे पहले आवश्यक है समय प्रबंधन। यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप गलती करते हैं अक्सर। ध्यान दीजिएगा
कि पीसीएस, यूपीएससी और बाकी किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं और समय प्रबंधन और यानी कि टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं करना सीख पाए हैं तो ध्यान दीजिएगा कि फिर आप सफल हो नहीं सकते हैं बॉस। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपके सामने इस स्टेटमेंट को बोल रहा हूं, क्योंकि जिसने समय को नहीं समझा, जिसने समय की धार को जिसने नहीं पकड़ा, और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलेगा, समय उस व्यक्ति को इस प्रकार से लताड़ मारेगा कि आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात बहुत अच्छी मैं आपसे कह दूं कि समय और व्यक्ति दोनों का ही सम्मान करना सीखिएगा। अगर टाइम चला गया तो आपका पूरा का पूरा भविष्य क्या हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। टाइम नहीं आएगा दोबारा, कभी नहीं आता है। एक एक सेकंड आपकी जिंदगी कम हो रहा है। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति विशेष आपके लाइफ में जो आपको मोटिवेट करता है, आपकी गलतियों को इंगित करता है और आपसे उससे इरिटेट होकर के आप उसको बाहर कर देते हैं अपनी जिंदगी से, या उसका सम्मान नहीं करते उसकी अच्छाई का, तो भी अपने आप में आपके भविष्य के लिए ठीक बात नहीं है। इसलिए अच्छे व्यक्ति और समय का, इन दोनों का आदर करना जरूर सीखिएगा आप लोग प्लीज, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि अगर आप यूपीपीसीएस 2026 का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस 2026 का, एक दिन एक कमेंट मेरे पास आया था, मिश्रा जी राइटिंग देखिए रहा, है ना। बॉस, व्हाइट बोर्ड पे यहां पे लिखने पर राइटिंग नहीं बनती है, ठीक है, एक बात। दूसरा, मुझे तेज लिखने की हैबिट है, हालांकि ऐसा नहीं लिखा था कि आप ना पढ़ पाए, ठीक है, फिर भी नहीं पढ़ पाते तो कॉल कर लीजिए करिए, ठीक है। बिना मतलब के अनवांटेड कमेंट प्लीज मत किया करिए, ठीक है। कुछ पढ़ाने में कोई गलती हो तो निसंकोच आप मुझे बता सकते हैं, मानवीय त्रुटि हो सकती है, नो डाउट, इसमें कोई संकोच नहीं है मुझे, है ना। लेकिन बिना मतलब के कुछ भी आमी तामी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, यूपीपीसीएस 2026 का एग्जाम जो आपका प्री का होगा वो आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है। आप जानते हो कि 6 दिसंबर को शायद है ना, दिसंबर मान लेता हूं मैं, स्टार्टिंग दिसंबर, एक ही दिसंबर मान लेता हूं। तो यानी कि अभी आपके पास समय कितना है उसको मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। अब फरवरी से लेकर के मैं नवंबर तक के ही समय को मैं आपको काउंट करके बताऊंगा, फरवरी से लेकर के नवंबर तक, यानी कि आपके पास समय कितना है, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, ठीक है, और जुलाई, ठीक है, मई, इसको फिर से ठीक से लिख दे रहा हूं, फिर आपसे आप लोग कहीं सर क्या लिखते हैं आप लोग, ठीक है। ये मई हो गया, ये आपका जून हो गया, और ये हो गया आपका जुलाई, ठीक है। इधर हो गया आपका अगस्त, इधर हो गया आपका सितंबर, इधर हो गया आपका अक्टूबर, और इधर हो गया आपका नवंबर। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 महीना। यानी कि यूपीपीसीएस 2026 के लिए कुल कितना समय है बॉस, आपके पास है 10 महीने का समय है। और आपको क्या काम करना है, इस 10 महीने को आपको 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है। यानी कि 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, 2 पार्ट में ये वाला पार्ट, एक पार्ट तो आपका ये वाला मंथ हो जाएगा, फरवरी से लेकर के आपका जुलाई तक का टाइम, और एक टाइम हो जाएगा आपका अगस्त से लेकर के नवंबर वाला टाइम। ये 2 पार्ट है। पार्ट फर्स्ट ये हो जाएगा आपका पार्ट फर्स्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पार्ट क्या, सेकंड, ठीक है। 2 पार्ट में हमने टाइम को अपने क्या किया, इस मंथ को डिवाइड कर लिया। अब इसी पार्ट्स में क्या रहेगा, आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिस्कस में करने वाला हूं। बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझने का काम कीजिएगा, एक एक चीज समझिएगा और सब कुछ समझ आपको आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 मंथ आपका ये हो गया, ये आपका 6 मंथ है, ठीक है, ये हो गया आपका 6 मंथ, ठीक है, और इधर हो गया आपका 4 मंथ, ठीक है, 4 मंथ आपका हो गया, 4 मंथ हो गया। तो 6 + 4 ये आपका रेशियो रहेगा, 6 + 4, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। ये आपका क्या है, एक सूत्र है, फॉर्मूला है आपका। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि बॉस अब इसको हम कैसे मैनेज करेंगे इस पूरे टाइम पीरियड को, क्योंकि ये टाइम ठीक ठाक है। इसमें अगर आरओ आएगा तो भी आप इसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए, राइट। चलिए, जैसे जिनको आरओ भी देना होगा तो अभी बीच में मैं पॉइंट बताऊंगा कि भाई आपका बीच में अगर आरओ पड़ जाता है, जिसके भी डेट या नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, अभी बीच में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे, ठीक है। पहले आइए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, अब टाइम मैंने बता दिया कि भाई आपको 2 पार्ट में अपने समय को डिवाइड करना है। अब बात आएगी सर प्री पर फोकस करें, ठीक है। एक पहला प्रश्न तो आपके सामने यही बार बार आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके माइंड में कि प्री पर फोकस कर लें सर, या फिर आप मुख्य परीक्षा पर फोकस करें,
या फिर दोनों की तैयारी एक साथ करें। अभी 25 का जब प्री का रिजल्ट आया तो मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई, बस बोली सर हमें मेंस की तैयारी करनी है, सर मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। आरओ का रिजल्ट आया 23 वाला, उसमें भी यही स्थिति थी, सर प्री हो गया, सर मेंस कुछ नहीं पता है। ऐसी स्थिति में आपका मेंस नहीं क्वालिफाई होता है। आप एक लंबे समय तक प्री की तैयारी करते हैं, अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसके बावजूद भी आप फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्री और मेंस की तैयारी साथ में नहीं करते हैं, आप प्री ओरिएंटेड होते हैं अपने आप पे, और यह गलती आपके लिए सबसे बड़ी क्या होती है? घातक होती है। इसलिए आपकी जो स्ट्रैटेजी है ओनली प्री वाली है बॉस, उसको आप चेंज कर दीजिए। ओनली प्री से आप टॉपर बनिएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप कट ऑफ के एक नंबर नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ में आ जाए बस, आप डजंट मैटर। प्री का टॉपर नहीं बनना भाई आपको, कि प्री का टॉपर बनना है, इतने ज्यादा नंबर हमको इतना है नहीं, आपको जस्ट प्री क्वालिफाई करना है। आपकी असली लड़ाई दरअसल कहां पर है? मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस में है। चाहे बात में आरओ की करूं, चाहे बात में बीओ की करूं, चाहे बात में यूपीएससी करूं, कोई परीक्षा आपकी हो, मेन लड़ाई आपकी मेंस की होती है। उसका नाम ही है मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जाम। नाम ही से तो आप समझ जाइए कि भैया मेंस आई है अपने आप पे, यही मुख्य है, यही सार है सब कुछ, लेकिन उस पर आप मेहनत नहीं करते हैं। इनफैक्ट उसका सिलेबस तक आपको नहीं पता होता है। जैसे मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, कल कई सारे अभ्यर्थी जुड़े थे, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मेंटरशिप बताइए सिलेबस, अब नहीं बता पाए वो लोग, मुझे बड़ा दुख हुआ। हालांकि वो सारे बच्चे बहुत पढ़ने में, लेकिन सिलेबस नहीं पता था। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल नॉलेज थी, बहुत नॉलेज है, मेरे सबसे प्रिय स्टूडेंट हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन सिलेबस नहीं बता पाए एक दो पॉइंट पे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। आपसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सिलेबस की समझ होना चाहिए और सही स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या काम करना है? आपको प्री फोकस नहीं करना है, ना केवल मुख्य परीक्षा पर फोकस करना है, आपको प्री और प्लस मेंस दोनों पर फोकस करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। यानी कि दो पार्ट में मैंने आपको डिवाइड किया था। क्या क्या मैंने आपसे कहा था कि आपके पास समय कितना है? आपके पास समय है कितना? फरवरी, ठीक है, फिर से मैं यहां पर लिख देता हूं, फरवरी और मार्च, ठीक है, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा क्या? अगस्त, इधर आपका सितंबर, इधर आपका अक्टूबर, और इधर आपका नवंबर, और इधर आपका दिसंबर में तो आपका क्या है? प्री वाला एग्जाम ही है आपका, है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। दिसंबर में क्या आपका एग्जाम है? आपका प्री का एग्जाम है, ठीक है, प्री है, ठीक है। तो ये जो आप टाइम आपने देखा, ये जो टाइम आपका है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप? इसमें जो है आपको क्या करना है? इसमें पढ़ना है आपको प्री प्लस मेंस। क्या पढ़ना है? प्री प्लस मेंस, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है प्री का सिलेबस भी और प्लस मेंस का भी सिलेबस आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी 1 2 3 4 5 और 6 महीने आपको क्या करना है? 6 मंथ, आपको 6 मंथ आपको प्री प्लस मेंस पढ़ना है बॉस। ध्यान दीजिएगा, 6 मंथ, ठीक है। इसमें कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए आपके पास। 6 मंथ क्या पढ़ना है? प्री प्लस मेंस पढ़ना है। और अंतिम जो आपके सामने जो आपके 4 महीने बचेंगे, अगर अंतिम 4 महीने जो आपके बचेंगे, ये जो आपका जो है क्या कहते हैं, आपका 4 महीने बचा, 4 मंथ आपका जो ये बच रहा है, इस 4 मंथ में क्या करना है आपको? ओनली प्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओनली प्री, बस, और कुछ नहीं करना है आपको, ओनली प्री पढ़ना है बस। तो 6 मंथ एंड 4 मंथ का रेशियो आपके सामने हो गया है, ठीक है। 6 महीने आपको प्री प्लस मेंस पढ़ना है, 4 महीने आपको ये पढ़ना है। अब इसमें आपको लगता है कि नहीं सर हमको मेंस के लिए और टाइम चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप काम कीजिए, इसमें अगस्त को भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए, अगर अलग कर दीजिए तो अगस्त यहां ऐड कर दीजिए, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने आप ओनली प्री पढ़िएगा, और बाकी जो है आप क्या करिएगा? प्री प्लस मेंस पढ़िए, वो पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 महीने या 4 महीने या 7 महीने और 3 महीने, जैसा आपको उचित लगेगा। आपको लगता है कि प्री पर हमको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, 3 महीने में हम तैयारी कर सकते हैं, तो क्या काम कीजिएगा? अगस्त माह को भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, तो 7 महीने आपका प्री प्लस मेंस हो जाएगा और 3 महीने आपका ओनली प्री हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कंपटीशन प्री वाला बढ़ गया है, ऐसी स्थिति में 4 महीने, साढ़े 3 महीने, 3.5 महीने ना 3 महीने तो कम से कम 3.5 महीने का टारगेट तो आप लोग प्लीज जरूर करिएगा ओनली प्री को लेकर के, ठीक है। ये बहुत अहम है आपके लिए, ये आपको रणनीति बनानी है अब आपको इसी तरीके से, ठीक है, अल्टीमेटली। और 6 दिसंबर को आपका प्री का एग्जाम ही है, तो दिसंबर को मैंने काउंट नहीं किया है, ठीक है। हालांकि आपके सामने 6 4 10 महीने हैं, लेकिन 10 महीने भी कम नहीं है आपके पास, मतलब ज्यादा नहीं है कोई कि ज्यादा है,
क्योंकि अभी इसमें शादी पार्टी होगी, मैडम का अभी जो है क्या कहते हैं बर्थडे पार्टी होगी, है ना। अभी एक महान दिवस फरवरी में आने ही वाला है 14 तारीख को, उसमें भी आप घूमेंगे घूमेंगे नहीं घूमेंगे? घूमेंगे, निश्चित है, ठीक है। हालांकि नहीं जाना चाहिए, है ना। प्यार की अपनी एक अलग परिभाषा होती है, त्याग, समर्पण और विश्वास के डोर का नाम क्या है? प्यार है, लेकिन आप लोग उसको समझते नहीं है, आपका अलग ही केस चलता रहता है। लेकिन टाइम फालतू में मत वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके आपको चीजों को करना है। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। प्री प्लस मेंस आपको करना है पहले, नॉट ओनली प्री प्लस मेंस करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, चलो अब आगे की रणनीति। ये तो हम भाई डिसाइड कर लिया कि हमको, हाँ ठीक है, सर ने बताया है या हमने सोचा कि ऐसे ऐसे हम करेंगे। अब आगे क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी उस पर हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप सिलेबस को भली भांति समझने का प्रयास करें। अच्छा, उसके पहले एक सामान्य सा प्रश्न जो अक्सर आपके मन में उठता है कि सर मैं पहली बार तैयारी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, सर क्या इस अगले 8-10 महीने में क्या सर हमारा प्री हो सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर अब दोबारा कभी मत पूछिएगा मुझसे, क्योंकि इसका उत्तर मैं आपको सामान्य तौर पर कह देता हूं कि अगर आपके भीतर जोश, जुनून और सकारात्मकता और कल को कुछ कर गुजरने की अगर आप लालसा रखते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए काफी है, आप इसमें बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि 1 साल लगता है तैयारी करने में, लेकिन अगर आप मेरे अंडर गाइडेंस में तैयारी करेंगे या किसी भी कोचिंग संस्थान या मेंटरशिप के अंडर गाइडेंस में तैयारी करेंगे तो यह रास्ता आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और डेफिनेटली आप बिगिनर अगर आप होंगे तो भी आप एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं। इसलिए अब आपके मन में यह संशय नहीं होना चाहिए कि सर मैं बिगिनर हूं, सर मैंने अभी पहले कभी तैयारी नहीं की, सर अब मैं तैयारी करना चाहता हूं या चाहती हूं, सर मैं कैसे करूं? उसके लिए हृदय आपके साथ खड़ा है। उसके लिए जब भी आपको लगे कि आपको कुछ बातचीत करनी है, आप निसंकोच होकर के आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 860, ठीक है, 4409, ठीक है, 201, इस पर आप कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8604409 ठीक है, इस पर आप कॉल मैसेज करके अपनी स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं। इसमें कोई संशय आपको किसी भी लेवल का नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब एक प्रश्न तो ये बन के आपसे निकल गया कि भाई हाँ ठीक है, हम भी कर सकते हैं, ठीक है, आप भी कर सकते हैं, पुराने जो अभ्यर्थी वो भी कर सकते हैं, लेकिन नए सिरे से इस बार करना है। अगर सफलता आपको लगातार नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आपको यह काम करना है, यानी कि सबसे पहले सिलेबस को भली भांति समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक आपके सामने सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप बेहतर रणनीति नहीं बना पाएंगे। यह मैं बार बार आपसे कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपके लिए यही है, सिलेबस की समझ, क्योंकि हर टॉपिक का कोरिलेशन होता है अलग अलग पेपर के अलग अलग टॉपिक से। अब आप यही नहीं जान पाएंगे कि अभी टॉपिक कोई चर्चाओं में है, कृषि संबंधित है या पर्यावरण संबंधी है या कोई आपदा आ गई है, वह किस पेपर के किस किस टॉपिक से कोरिलेट करता है, तो शायद आप बेहतर कार्य नहीं कर पाएंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यह आपको पॉइंट रखना है कि भाई सिलेबस समझना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो आप लोग नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैंने बार बार आपको कहा है कि सबसे पहले आप क्या काम करिए, प्री और मेंस के पीवाईक्यूज को साथ में रखें और बार बार उसकी क्या करें, एनालिसिस करें अपने आप पे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं प्री का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जो आपका एचईओ का एग्जाम, एचईओ का एग्जाम जो 2005 में हुआ था, 2005 के प्रश्न पत्र को एचईओ के उठा के देखिएगा, उसी से प्रश्न आपके यूपीपीसीएस के प्री के 2025 में आए हुए हैं। अब आप बताइए, जो एग्जाम एचईओ का 2005 में हुआ था उसके प्रश्न 2025 के प्री के एग्जाम में थे। अब आप कल्पना कर लीजिए कि पीवाईक्यूज का क्या महत्व है। इसके अलावा अगर मैं प्री की बात करता हूं, लगभग 20-25 क्वेश्चन, 25 से 30 प्रश्न आपके घुमा फिरा करके आपके पीवाईक्यूज वाले ही होते हैं, पीवाईक्यूज वाले ही होते हैं, 25 से 30 प्रश्न। ये बहुत मैं जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं, आप इसको एक बार एनालिसिस करके देखिएगा प्लीज कि भाई मैं बात सही कह रहा हूं आपसे कि गलत कह रहा हूं। ये बहुत अहम चीज मैं आपसे कह रहा हूं, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना, ध्यान देना है। और अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस के भी प्रश्न पत्र में अगर आप देखेंगे तो उनके प्रश्न को भी जो घुमा फिरा करके आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको समझेंगे मेरी बात को। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीएससी के सवाल पेपर को आपको करना है पीसीएस के, अब देखो एक पॉइंट, दो चीजें करनी है आपको। प्री के लेवल पर आपको क्या काम करना है, प्री के लेवल पर आपको जो है
पीसीएस का प्री का पीवाईक्यूज, और इसके अलावा आपको जो है यूपीएससी का प्री का, इसका भी करना है, यूपीएससी का प्री प्लस यूपीएससी का प्री का पीवाईक्यूज आपको करना है एनी हाउ। और अगर मैं बात मेंस की करता हूं तो मेंस में भी आपको क्या काम करना है, मेंस में भी आपको यूपी पीसीएस, ठीक है, का मेंस करना है, ठीक है। मेंस यूथ पब्लिकेशन का आता है, अच्छा होता है, ठीक है, या किसी अन्य का करिए जैसा आपको सही लगेगा, यूथ पब्लिकेशन का। और आपको यूपीएससी का भी आपको मेंस का पेपर आपको सॉल्व करना है। इसमें यूपीपीसीएस का मेंस, यूथ पब्लिकेशन का और यूपीएससी का मेंस का सॉल्व पेपर आपको करना है। किसका, किस पब्लिकेशन का? आप दृष्टि आईएएस का अच्छा आता है, आप कर सकते हैं दृष्टि आईएएस का। भाई जिसका करंट अच्छा है उसमें कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दृष्टि आईएएस का आप यूपीएससी का मेंस आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी मेंस, ठीक है। ये हो गया आपके लिए। अब आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने कहा कि पीसीएस के पीवाईक्यू में कम से कम 20 से 25 प्रश्न जो है आपके कहीं ना कहीं आते हैं एनी हाउ, घुमा फिरा करके 20 से 25 प्रश्न, ठीक है, एनी हाउ आएंगे, उसमें कोई शक या आपको कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। 20 से 25 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको आज बता रहा हूं, इसमें कोई शंका आपको नहीं होनी चाहिए। और अगर बात मैं आपसे मेंस परीक्षा की कर लेता हूं आपसे थोड़ा सा कि भाई मेंस परीक्षा वो करनी है, तो मेंस के लिए भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, मेंस के लिए भी, तो अगर मैं आपसे कहूं कि चूंकि यूपीपीसीएस में 2018 से आप देखिएगा तो यह है मेंस आया, इंट्रोड्यूस हुआ। अगर आपने 18 से लेकर के आपने अगर 24 तक यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 साल हो गया। 7 साल के प्रश्नों को भी अगर आपने हल कर लिया, पेपर फर्स्ट मैं मान लेता हूं, पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट, पहले साल में कितना क्वेश्चन आया? 20 क्वेश्चन आया, और 7 साल हो गया, अभी 25 को लेकर के 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूं 8 ही कर लेता हूं, 8 तो गुणे 8 कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, 160 जो है प्रश्न आप कर ले जाएंगे एक पेपर से। 160 क्वेश्चंस आप करेंगे सिर्फ एक सिंगल पेपर से आप करेंगे। यानी कि अगर मैं मान के चल रहा हूं उसमें से कि लगभग 40 प्रश्न आपके पीवाईक्यूज के हो गए हैं, तो भी आपके 120 क्वेश्चन यानी कि 120 टॉपिक आपके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि हर पेपर के 120 टॉपिक आपके रेडी हो जाएंगे। आप समझिए इस बात को। और 120 टॉपिक अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी 120 टॉपिक में से कम आपका 50% का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और ये तो सिर्फ मैंने यूपीपीसीएस की बात की है, आप अगर यूपीएससी के भी सॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो 120 ये और 120 ए अपने आप में, तो 240 प्रश्नों के आसपास आप जो है टॉपिक को कर पाएंगे अपने आप में। ये बड़ा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बहुत ईमानदारी पूर्वक मैं इस बात को कह रहा हूं, भाई साहब सुन लीजिएगा इसको, इसमें कोई इफ बट नहीं करिएगा प्लीज आप लोग। ये बहुत आवश्यक चीजें मैं आपसे बता रहा हूं जिस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आप क्या काम करते हैं? आप मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, फला सर ने नोट्स दे दिया है, इन सर ने नोट्स दे दिया है, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। इन सब बातों का दरअसल कोई औचित्य नहीं है। यूपीपीसीएस में सिलेक्शन बहुत पढ़ने से नहीं होता है। आपकी ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि सर, जैसे किसी से आप कहिए कि सर आप पीसी की तैयारी कर लीजिए, यूपीसी की, अरे नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं। नहीं बॉस, बहुत नहीं पढ़ना है आपको, लिमिटेड पढ़ करके और अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, डेटा आप अच्छा देता है और जो प्रश्न पूछता है उसके उस डिमांड को फुलफिल करते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर काम कर लिया, चाहे वो प्री की बात हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा की बात हो, ठीक है, और आपने टेस्ट सीरीज लगा लिया, मॉक लगा लिया किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और उस पर काम कर लिया आपने, राइटिंग स्किल को सुधार लिया आपने, तो डेफिनेटली मैं ये आपसे दावा करता हूं कि आपका एग्जाम को रोक नहीं सकता है। ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है आपको। लेकिन थोड़ा सा काम तो करिए। आप हर एक विषय की इतनी मोटी मोटी किताबें लेके पढ़ाई करते हैं, अरे भाई इतना नहीं पढ़ना होता है, इतनी डिमांड ही नहीं है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? प्रेजेंटेशन की है और सही कंटेंट की है आपके, बस, और कुछ भी नहीं है। जो डिमांड करता है सप्लाई अगर आप ऐसी करेंगे, डेफिनेटली आप एग्जाम निकल जाएगा, बस, और कुछ नहीं करना है आपको, राइट। तो ये बात ध्यान नहीं, यानी कि पीवाईक्यूज पर आपको ज्यादा फोकस करना है। हर दिन आपके टेबल पर प्री का पीवाईक्यूज और मेंस का पीवाईक्यूज होना चाहिए, और उस पर आपको काम करना है लगातार अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो
अगर पीवाईक्यूज कर ले तो 60% का सिलेबस आपका कहीं नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बाढ़, सूखा, ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, मिट्टियों के प्रकार, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, संपोषी संधारणीय विकास, जैव विविधता के प्रकार, समुद्री संसाधन, ठीक है, और सहकारी संघवाद, राज्यपाल की प्रमुख और राष्ट्रपति की प्रमुख कार्यकारी और विधायी शक्तियां, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता शहरीकरण, विमेन एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आरटीआई, नागरिक घोषणा पत्र, ठीक है, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। ये कुछ ऐसे टॉपिक मैंने बोले जो हर बार बार पूछे जाते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे न जाने कितने टॉपिक हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि जो यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है, उस यूपी पीसीएस के सिलेबस में आप ये देखिएगा कि उन्होंने हर एक पॉइंट को अलग अलग करके रखा हुआ है। और पीसीएस के सिलेबस की खास बात यह है कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे पेपर सेकंड की मैं बात करता हूं, जीएस पेपर सेकंड में की, ठीक है, जीएस पेपर सेकंड की बात अगर मैं करूं, इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है एक तरीके से ई गवर्नेंस का। क्या लिखा है टॉपिक? ई गवर्नेंस का टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। एक टॉपिक लिखा हुआ है आपका आरटीआई का, ठीक है, आरटीआई लिखा हुआ है, ये सिलेबस में लिखा हुआ है आरटीआई। एक टॉपिक लिखा हुआ है आपका नागरिक घोषणा पत्र, ठीक है, नागरिक घोषणा पत्र, नागरिक, ठीक है, घोषणा पत्र, ठीक है, एक सेकेंड, नागरिक घोषणा पत्र, ठीक है, या 2-3 पॉइंट आपसे ऐसे और लिखे हैं, ठीक है। अब पीसीएस क्या काम करता है कि ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाता है, वो सीधे पूछ लेगा आपसे ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस के माध्यम से हम सुशासन को कैसे संकल्पित कर सकते हैं, आरटीआई की महत्ता क्या है, आए विगत कुछ वर्षों में आरटीआई कार्यकर्ताओं या आरटीआई के जो लोग होते हैं उनकी हत्या आदि कर दी जा रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में आप अपनी राय रखिए। आरटीआई के बारे में सीधे पूछ लेगा आप, सीधे नागरिक घोषणा पत्र या उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। समुद्री संसाधन, भूकंप, ज्वालामुखी, मिट्टी के प्रकार पर सीधे प्रश्न पूछ लेगा। यानी कि यूपीएससी के मेंस में जो टॉपिक लिखे गए हैं सीधे सीधे उन टॉपिकों से प्रश्न बनता है। आप क्या काम कीजिए, आप कोई किताब मत लीजिए, आप खाली उस टॉपिक को आप चैट जीपीटी पर या फिर नेट पर डालिए, उसको रेडी करिए और रेडी करने के बाद उसका नोट्स बना लीजिए, आप कर ले जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है, आप ना नोट्स बनाते हैं ना आप पीवाईक्यूज करते हैं, आप करते नहीं है जो काम आपके लिए, क्या मैंने बताया, नोट्स का। आप नोट्स बिल्कुल नहीं बनाते हैं, एक बात गलती आपकी। दूसरा, आप पीवाईक्यूज को नहीं करते हैं, दूसरी गलती। तीसरा, रिवीजन नहीं करते हैं, आप रिवीजन आप नहीं करते हैं, ठीक है। और आप जो है कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आप तैयारी नहीं करते हैं, लगातार। ये क्या है, आपकी सबसे बड़ी कमियां हैं। नोट्स का ना बनाना, पीवाईक्यूज को ना करना, रिवीजन ना करना, लगातार पढ़ाई ना करना और मॉक टेस्ट का ना देना, मॉक टेस्ट का। ये सबसे बड़ी क्या आपकी भूल है, गलतियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये आपकी 5 सबसे बड़ी क्या है, कमियां हैं जिस पर आप काम बिल्कुल नहीं करते हैं। आप मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, 10 जगह कोचिंग ज्वाइन करते हैं, 10 भैया 10 दीदी से 10 सर से बात करते हैं और उन्हीं में गोल गोल सर्किल में घूमते रहते हैं। 4, 5, 6 साल आपका निकल जाता है और आप यूं ही टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। यह काम नहीं करना है आपको बॉस, यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको एक सटीक और सार्वभौमिक रणनीति बनानी है, जो कि मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उसी पर काम करना है। एक एक विषय की सिंगल किताबें, उसका मॉक इंटर और जो है पीवाईक्यूज और रिवीजन, बस यही सब करना है। और टेस्ट सीरीज आपकी, और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो सिलेबस की समझ रहेगी, पीवाईक्यूज को देखेंगे तो आप एक बड़े स्तर का सुधार आप अपने आप में कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस की आप क्या काम करिए, 6 अलग अलग कॉपी बनाइए और हर उस कॉपी के पहले पेज पर आप पहले पेपर का सिलेबस, दूसरी कॉपी पर सेकंड पेपर का सिलेबस, तीसरी कॉपी पर तीसरे पेपर का सिलेबस। इस प्रकार से 6 कॉपियों पर जीएस के 6 पेपर के को अलग अलग चिपका लीजिए, ताकि पहले ही दिन आपको खोलिए और आपको सिलेबस की समझ हो जाए तुरंत, क्योंकि टॉपिक जब आपको पता रहेंगे तो आप चीजों को बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। और ठीक है, मैंने बता दिया पॉइंट कि सब पर सिलेबस चिपकाएं। और उसके बाद क्या काम करिए, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आपके पास, पहली बात तो मैंने क्या बताया कि पीवाईक्यूज को तो आपको जरूर देखना है, पीवाईक्यूज को देखते रहिए, आपको एक व्यापक जो है एनालिसिस हो जाएगी कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री में कहां से कौन कौन से टॉपिक आपको आते हैं। जब आप पीवाईक्यूज को लगाइए तो एक डायरी बना लीजिए और उस डायरी में आप लिख लीजिए कि भाई हिस्ट्री में से
हिस्ट्री में ऐसे कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार बार बार जो है पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को इकट्ठा कर लीजिए 1 पॉइंट नंबर 2.3 पर। इससे हर पेपर की आपकी अपनी एक एनालिसिस हो जाएगी और आपको एक बात का ये आइडिया हो जाएगा कि बॉस किस किस विषय में कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिन पर प्रश्न बार बार नहीं पूछा जा रहा है या बहुत कम पूछा गया है। इससे क्या होगा, आपकी मेहनत कम हो जाएगी, बिना मतलब के हर टॉपिक पर आप फोकस नहीं करेंगे, लिमिटेड टॉपिक आपके पास रहेंगे, उस पर आप मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे, हो जाएगा आपका। लेकिन ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पीवाईक्यूज को लगातार करते रहिए और उसके बाद जब आपकी कॉपी बन जाए, सिलेबस चिपका लें, तो हर विषय की अपनी एक किताब उठाइए, पेपर फर्स्ट या जिस भी पेपर से आपको स्टार्टिंग करनी हो उस पेपर को की किताब को सब्जेक्ट को पढ़िए। माना कि जीएस पेपर फर्स्ट आपने स्टार्ट किया, अब जीएस पेपर फर्स्ट को अगर आपने स्टार्ट किया, आपको लगता है कि नहीं हमको पहले आर्ट एंड कल्चर नहीं बल्कि हमको पहले जो है इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी या मॉडर्न हिस्ट्री से तैयारी करनी है, तो अपना मॉडर्न हिस्ट्री को तैयारी करिए, उसकी स्टार्ट कर दीजिए और रेफरेंस बुक को पढ़िए। रेफरेंस बुक को जब आप पढ़ लीजिए उसके बाद पीवाईक्यूज को लगाइए। पीवाईक्यूज हालांकि लगाते रहना आपको डेली, क्योंकि आपको यही आपका क्या है, मिरर है आपका, ठीक है। तो आपने किताब पढ़ी, फिर पीवाईक्यूज को पढ़ा और फिर जो जो विषय या जो जो टॉपिक आपका रेडी होता जाए उसकी आप क्या करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी असफलता में सबसे बड़ा कारण, खासकर पीसीएस में जो भी आपको मैं बता रहा था उसमें क्या है, आपका क्या है, यह भी कारण है अपने आप पे, क्या सा, ये वाला, इसमें आप जो है आंसर राइटिंग नहीं करते हैं बॉस, ये सबसे बड़ी कमी है आपकी। कलम आप नहीं चलाते हैं बिल्कुल भी, कलम ना चलाना ही अपने आप में आपकी असफलता के लिए क्या है, सबसे बड़ा कारक है आपके लिए। यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आंसर राइटिंग जरूर करेंगे। आंसर राइटिंग ना करने की वजह से ही आप बार बार क्या होते हैं, फेल होते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। स्किल भाई आपके अंदर बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो इसका कोई मूल नहीं है। इसलिए आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन क्या रहेगा कि अगर कोई टॉपिक रेडी हो गया आपका, उसके उत्तर लेखन कर लीजिए आप उस टॉपिक का, या फिर जो प्रश्न पत्र आपका रेडी हो गया आप फिर उसका उत्तर लेखन शुरू कर दीजिए। आप यह भी नहीं कर पाते हैं, आपको कठिन लगता है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप लगा रहे हैं बॉस, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या काम करिए, आप उठाइए और जो है पढ़िए और उसका उत्तर लिखिए और फिर मैच कर लीजिए कि आपने किया कि नहीं किया सही, यानी कि स्व मूल्यांकन करिए, सेल्फ जो है अपनी एनालिसिस कीजिए कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा कि नहीं लिखा है। आप चाहे तो मुझे भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था 860 वाला, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, यानी कि आपको क्या काम करना है, रेफरेंस बुक को पढ़ना है, पीवाईक्यूज को देखना है, ठीक है, उसके सिनॉप्सिस फॉर्म में उसके नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाने हैं। आप अक्सर गलती करते चले जाते हैं, आप बहुत गलती करते हैं। आप नोट्स बनाने को लेकर के आप बार बार प्रश्न पूछते हैं कि सर नोट्स सर कैसे बनाएं। सिनॉप्सिस बनानी है आपको, एक तरीके से कहते हैं ना कि जैसे जब आप कोई चीज का खाका बनाना हो तो क्या करते हैं, आप मैपिंग करते हैं, मैप बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में चीजों को लिखते हैं। तो एक तरीके से आपको सिनॉप्सिस बनानी है। जैसे कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन या 1857 की क्रांति के बारे में आपसे पूछा जाए कि क्या भाई किसके कारण थे, तो अब आप नहीं कि पूरे 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके अगर कारणों की बात मैं करूं तो यह नहीं कि आपको पूरा पैराग्राफ लिखना, नहीं ऐसे करके नहीं, आपको एक एक हेडिंग डालनी है। जैसे आप जब आप थ्योरी पढ़े रहोगे, ठीक है, और आपको उसकी हेडिंग याद रहेगी, हाँ भाई 1857 के रेवोल्यूशन के प्रमुख कारण ये थे, राजाओं में एकता नहीं थी, कोई केंद्र बिंदु में नहीं था, ठीक है, ऐसे कई कारण अब आपको याद रहेंगे, हेडिंग याद रहेगा तो आप लिखते चले जाएंगे। या आप ऐसे एरो खींचिए और एरो खींच के ऐसे सारे पॉइंट लिख दीजिए, इसमें ये पॉइंट हो जाएगा, फिर इसमें ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, फिर इसमें ये पॉइंट हो जाएगा और फिर इसमें इस एक तरीके से ये पॉइंट हो जाएगा। ऐसे फ्लो डायग्राम बना लीजिए आप अपने आप में। ये नहीं कि पूरा आप उत्तर लिखिए, सिनॉप्सिस फॉर्म में या बुलेट फॉर्म में एक पॉइंट ये लिखिए, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 3 पॉइंट छोड़ दीजिए। एकदम शॉर्ट में नोट्स आपके एकदम शॉर्ट में बनने चाहिए, और नोट्स अगर नहीं बने हैं तो आप बेहतर कार्य नहीं कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण, जो कि आप नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको यहां बता दिया कि प्रत्येक कॉपी के पहले पेज पर एक पेपर का सिलेबस चिपकाएं, अपनी रेफरेंस बुक को पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज के आधार पर सिनॉप्सिस बनाएं, क्योंकि जो आप पीवाईक्यूज जो आप लगाओगे उसमें से भी आपको बेहतर कंटेंट मिल जाएगा। जैसे यूपीएससी के जब आप पेपर लगाओगे तो वहां से भी दृष्टि में अच्छे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। उन सारे पॉइंट्स को क्या करिए, अपने जो है नोट्स में आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उसको लगा दीजिए, मतलब लिख दीजिए उसको, ठीक है। और उसे करंट अफेयर्स के साथ में क्या करते रहिए, अपडेट करते रहिए। यह बात ध्यान रखिएगा।
जो भी मुद्दा आपको लगता है कि भाई हाँ ये अपडेट हो गया, जैसे आप जैव विविधता को लेकर के लिख रहे हैं उत्तर, अब अभी हाल ही में 2 रामसर साइट्स को शामिल किया गया है, उनके बारे में आपको लिखना है, तो करंट एक जब आप कॉपी बनाएं तो बीच बीच में ब्लैंक पेपर को छोड़ दिया करिए। वहां पर क्या काम करना है, करंट के मैटर को आपको वहां पर लिखना है आपको कि भाई इस टॉपिक में ये मैटर अभी क्या है, चर्चाओं में है, इसमें हमको ये चीज लिखनी है, बस इतना आपको काम करना है, करते हुए चलाना है। यानी कि करंट से अपडेट कोई महत्वपूर्ण डेटा आया, अभी बजट पास हुआ है, सर्वे आया हुआ है, उसमें बहुत प्रकार की योजनाएं, बहुत प्रकार चीजें आई हुई हैं, अब उन योजनाओं को आप लिख लीजिए, या फिर पेपर में आप पढ़ते हैं तो उसका पेपर का कटिंग कर लीजिए, या आप न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं चीजों को, तो वहां से आपने टैब में मोबाइल में एक वर्ड फाइल बना लीजिए और वहीं पर मैटर को कॉपी कीजिए और कॉपी करके अपने टैब में आप क्या करिए, सेव कर लीजिए, तो वो आपके पास डिजिटल रूप में हो जाएगा, उसी में आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आजकल तो टैब वगैरह में बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं, मजा आ जाएगा आपको। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं, लेकिन करंट के साथ में आपको कोरिलेट जरूर करना चीजों को, ठीक है। और नोट क्या है, यूपीएससी के पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करते रहे अपने आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी की सॉल्व पेपर को जरूर लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे, जो भी जीएस का पेपर तैयार हो जाए उसका उत्तर लेखन करते जाएं। मैंने आपको बता दिया कि भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। समय प्रबंधन यदि सही हो तो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना उत्तर लेखन कर सकते हैं। आपको लगता है कि इन सब चीजों को करते करते आपको लगता है कि कोई टेस्ट सीरीज ऐसी है आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए और अपने प्रश्न पत्रों के आधार पर आप उसका उत्तर लेखन कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं अभी हम टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करेंगे, अभी हम खाली अपने कंटेंट पर काम कीजिएंगे, तो कोई बात नहीं, आप बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ज्वाइन कर लेंगे, साप्ताहिक कोई टेस्ट सीरीज अगर होती है, ठीक है, तो आप उनके अपने अनुसार आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग वाले से बात करिए कि सर हम आपके इस शेड्यूल के इसके अकॉर्डिंग अपने उत्तर लिखेंगे, तो अपना उत्तर लिखते रहिएगा उसका अनुसार, ठीक है। वो भी एक अच्छा विकल्प है अपने आप में, ठीक है। आजकल तो मिनी टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म टेस्ट सब कुछ होते हैं, डिकोड एग्जाम पर भी मिस का टेस्ट हम लोग लेते हैं। आप लोग कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अथवा टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए या फिर पुराने प्रश्न पत्रों के उत्तर को पढ़ते हुए, ठीक है, माफ कीजिएगा, पढ़ते हुए अपना उत्तर लिखें और उसका मूल्यांकन करें, तो यह भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप बताइए मुझे। अब इसमें एक बात फंसती है जो मैंने आपसे अभी कही थी कि सर ये सब करते करते मुझे सर आरओ की तैयारी भी करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप इतना कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी फरवरी चल रहा है आपका और अभी आरओ का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया आपके लिए, तो अभी अगर फरवरी माह चल रहा है आपके सामने और आरओ का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं मान के चल रहा हूं कि नोटिफिकेशन मई जून तक आएगा, ठीक है, तो भी आपका एग्जाम अगस्त से पहले नहीं हो पाएगा आरओ का पीसीएस वाला आरओ, ठीक है। तो अगस्त तक अगर नहीं आएगा और अगस्त तक आपने पीसीएस की अगर आपने प्री प्लस मेंस की अगर आपने तैयारी कर ली है, तो बॉस जो है आपकी जो है आरओ की तैयारी ऑलरेडी हो ही जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी आप निबंध आदि जो है जब आप ये सब काम करिएगा तो इसमें आप जो है लिखते रहिएगा, क्या कहते हैं, ऐसे साप्ताहिक रूप से हिंदी पर काम करते रहिएगा, क्योंकि पीसीएस में हिंदी और जो आपका निबंध है वो आपको बहुत बेहतर आपके लिए हो सकता है, वो आपके सिलेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, लेकिन जिसको आप इग्नोर कर देते हैं अक्सर, ठीक है। पेपर सेकंड जीएस और थर्ड में मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन हिंदी और आपका जो है एससी का जो पेपर होता है उसमें आप बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हैं, जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो हिंदी करेंगे आप निबंध करेंगे, आप जीएस, आप इधर कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल आप डेटा तैयारी करेंगे, तो आप कर ले जाएंगे सब कुछ, सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और महत्वपूर्ण, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगले 10 महीने आपको क्या काम करना है, लेकिन एक दिन को कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आपको अगले 6-7 महीने आपको प्री प्लस मेंस पढ़ना है। तो ये तो मैंने मेंस के बारे में चर्चा कर ली, लेकिन प्री कैसे कवर करना है वो भी तो देख लीजिए। तो जो अभी मैंने आपको टाइम डिसाइड किया था कि 7 महीने या 3 महीने या 6 महीने या 4 महीने या जैसा आपको सही लगे आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, तो आप एक दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अगर आप 6 घंटे या 7 घंटे की या जो भी जैसा भी आप तैयारी करते हैं, अब इसमें 2 लोग होंगे, एक लोग होंगे जॉब वाले, एक लोग होंगे नॉन जॉब वाले। तो इन केस अगर आप नॉन जॉब वाले हैं, अगर आपकी जॉब नहीं है, नॉन जॉब वाले हैं अगर आप हैं, ठीक है, नॉन जॉब वाले, ठीक है, तो मान के चल रहा हूं कि अगर आप 6 घंटे की तैयारी करते हैं 6 आवर की, तो 6 आवर में से 4 आवर आप क्या करिए, 4 आवर आप ओनली मेंस पढ़िए, ठीक है, मतलब मेंस पर फोकस करिए, और आपका जो 2 आवर रहेगा वो आपका ओनली प्री पढ़िए। मतलब आप चाहे तो उसमें पीवाईक्यूज आप लगा सकते हैं, घटना चक्र लगा सकते हैं। और अगर आप जॉब वाले हैं तो आप क्या काम करिए, आप जो है सैटरडे या संडे, ठीक है, या दोनों दिन आप क्या करिए,
आप प्री पढ़िए और बाकी आप मेंस पढ़िए, आपके ऊपर निर्भर करेगा। या दोनों को कंबाइन पढ़ सकते हैं तो आप कंबाइन पढ़िए। जैसे आपको अगर लगता है कि नहीं नहीं हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आप इधर 6-7 महीने उन टॉपिक को करिए जो प्री और प्लस मेंस दोनों में कॉमन होते हैं। जो वो टॉपिक जो केवल मेंस में आते हैं उनको आप साइड कर दीजिए, बाद में कर लीजिएगा। लेकिन बड़ा सब्जेक्ट कर लीजिए, जैसे इथिक्स है, इथिक्स अब है तो ओनली मेंस में, ठीक है, लेकिन ये है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपके सिलेक्शन के लिए, तो इथिक्स कर लीजिएगा। लेकिन बाकी जो सेक्शन आपका बचता है केवल मेंस वाला, आप चाहें तो प्री की बात कीजिएगा। जैसे गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, आईआर हो गया। हालांकि ये सारे सेगमेंट जो बहुत छोटे छोटे हैं, जो ओनली मेंस वाले हैं, ओनली मेंस वाले, ये मार्क्स गेनिंग वाले होते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, पेपर फर्स्ट में आपका इंडियन सोसाइटी, पेपर सेकंड में आपका सोशल जस्टिस और आपका गवर्नेंस और आईआर आपका, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके, पेपर थर्ड में आपका एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट छोड़ दीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। ये टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और इससे बहुत नंबर आते हैं आपके, और इनसे एसएम भी आपको फायदा होता है। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं। आप चाहें तो कंबाइंड पढ़िए, पेपर वाइज पढ़िए, या आपको लगता है कि नहीं नहीं कंबाइंड नहीं पढ़ना है मुझे, अभी फिलहाल 6-7 महीने वो टॉपिक पढ़ने हैं जो प्री प्लस मेंस दोनों में कॉमन है। जैसे पॉलिटी प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है, एनवायरमेंट प्री में भी है, मेंस में भी है, ज्योग्राफी आपका दोनों में है। इस तरीके से आप चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री प्री और मेंस दोनों में है, मेडिवल हिस्ट्री आपका मेंस में नहीं है, ओनली प्री में है, वर्ल्ड हिस्ट्री ओनली मेंस में है, प्री में नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी रणनीति को बना सकते हैं कि भैया हमें क्या क्या करना है, ये आप आपके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आपको सामने एक लंबा समय है, तो मैं कहूंगा कोई कुछ मत छोड़िए, आप पेपर वाइज पढ़िए, लगातार पढ़ाई करिए, प्री मेंस का चक्कर छोड़िए कि क्या प्री में कॉमन है क्या मेंस में कॉमन है, ये सब मत करिए। आज के बाद चूंकि समय 6-7 महीना है, आप आराम से करिए। तो अभी आप पेपर वाइज, अब देखो इसको थोड़ा सा मैं बैठ जाता हूं, थोड़ा सा एक चीज मैं बताता हूं। ये जो मैंने आपको यहां पर डिवाइड किया, भाई बताया कहां गया भाई, ये अब देखो इसमें एक चीज खास, ये जो मैंने डिवाइड किया है, इसमें क्या काम कीजिए आप लोग। देखो एक बहुत पॉइंट में इंपॉर्टेंट आपसे बताना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था, हां, कि अब ये जो आपने टाइम डिसाइड किया है ये वाला, अब इसमें आप चाहें तो पेपर वाइज कि भाई फरवरी में हमको जीएस पेपर फर्स्ट करना है आपको, ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट, अरे क्या हो रहा है भाई, जीएस पेपर फर्स्ट, मार्च में पेपर सेकंड, अप्रैल में पेपर थर्ड, यहां पे चौथा पेपर, फिर पांचवा पेपर और फिर यहां पे छठा पेपर। 6 महीने हैं, 1 महीने में अगर आप एक पेपर करेंगे तो 6 महीने में 6 के 6 पेपर आपके रेडी हो जाएंगे। लेकिन इसमें दमखम लगाना पड़ेगा आपको, और 4 महीना ओनली प्री पढ़िएगा, ओनली प्री 4 महीने, इसमें मेंस कुछ मत करिएगा। 6 महीने हैं, 6 महीने में आपके 6 पेपर खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि 1 महीने में आप एक पेपर को नहीं कवर कर पा रहे हैं, कठिन लग रहा है, तो क्या काम कीजिएगा, तब फिर आप क्या काम कीजिएगा, तब फिर आप उन टॉपिक को करिएगा पेपर फर्स्ट के या सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, कि जो प्री प्लस मेंस में कॉमन है। आप ओनली मेंस वाले को छोड़ दीजिएगा, प्री प्लस मेंस वाले को कर लीजिएगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब बताइए सर करंट अफेयर सर कहां से करें, इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है। पीसीएस में 30-32 प्रश्न आते हैं जो कि आप बड़े हल्के में लेते हैं, और यही आपकी असफलता का, अनसक्सेस का सबसे बड़ा क्या बनता है, कारण बनता है आपके लिए। जो टॉपिक जहां से 30 से 32 प्रश्न बनते हैं उसको आप इग्नोर कर देते हैं। मतलब कितनी बड़ी बेवकूफी है आप लोग की, मतलब ये तो हास्यास्पद मुझे लगता है कई बार। आप लास्ट में आंख वाली, नाक कान वाली, पेट वाली, पीठ वाली आप पढ़ते हैं मैगजीन, और फिर आप, मैं ये नहीं कहता हूं वो खराब होती हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छी मैगजीन होती हैं वो, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं कंटेंट पे, कंटेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। लेकिन बॉस पूरे 1.25 साल 1.5 साल का करंट अफेयर्स आप 10 दिन में, 15 दिन में कैसे कर सकते हैं भाई, नहीं पॉसिबल है। उन्होंने तो अपना बेहतर दिया, पूरा कंटेंट रेडी करके आपको दे दिया कि लो पढ़ो, लेकिन बॉस इतना आसान है नहीं। और चूंकि आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो मेंस में भी तो आपको अपने आंसर राइटिंग में कंटेंट को इंट्रोड्यूस करना है ना बॉस, तो कैसे कीजिएगा। एक लाइनर की जो आप न्यूज पढ़ते हैं उससे आप उस वहां पर कर पाएंगे, मेंस में क्या बेहतर काम नहीं कर पाएंगे वहां पर। यही गलती आप करते हैं, और फिर आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते, इंटरव्यू कॉल आपकी नहीं आती है, यही गलती करते हैं, क्योंकि आप रियल डेटा को वहां पर नहीं इंट्रोड्यूस करवा पाते हैं। आप वहां पर आपसे जो पूछा जाता है आप वो नहीं लिखते हैं, आप कुछ अनर्गल चीजें करते हैं, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं, तो क्या कीजिएगा फिर। यह बात बहुत आवश्यक है। एक एक शब्द जो की पॉइंट होता है ना, की पॉइंट इसको बोलते हैं, उन की पॉइंट का आप इस्तेमाल अपने मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में नहीं करते हैं। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आप नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आप सामान्य भाषा में अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करते हैं, बोलता कुछ है लिखते कुछ और हैं।
आप सटीक उत्तर नहीं देते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन अगर पूछा है तो आप क्रिटिकली एग्जामिन नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं। मूल्यांकन की बात करता है तो कुछ और करते हैं आप। टिप्पणी की बात करता है तो कुछ और लिखते हैं आप। व्याख्या करने की बात करता है तो कुछ और लिखते हैं आप। ये गलतियां करते हैं, इसको समझने की बात आपके। अब जैसे प्रश्न के अंत में लिखा रहता है व्याख्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए, मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। इन सही प्रश्नों के बाद जो उत्तर लिखना होता है उसकी अलग अलग इसकी फ्रेमिंग होती है। आप जानते नहीं होंगे, मैंने समझाया था एक बार, आपको शायद समझा याद होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहें और डेटा, महत्वपूर्ण चीजें और अलग अलग स्टेटमेंट आदि का आप इस्तेमाल करें। उसके लिए डिकोड एग्जाम पर जो मैं क्लास आपको सुबह सुबह 9 बजे कराता हूं उसको करिए। आप 15 दिनों क्लास करके देखिए, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आपको उससे एक प्रश्न आपका मुख्य परीक्षा का, निबंध का, आपको स्टैटिक प्रश्न जीएस का और करंट अफेयर्स, इतना कुछ आपका रेडी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होंगे तो वहां पर मैं योजना कुरुक्षेत्र आदि मैगजीन कराता हूं, वो भी आप देख सकते हैं, इसके आर्टिकल कराता हूं। और बाकी भी मैं आपको करंट में आपको बीच में कई चीजें मैं आपको कराता रहता हूं, तो ये भी आप चीजें यहां पर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके। ठीक है, दूसरा, महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट का इस्तेमाल आप करते रहें, जैसे कि आपका पीआईबी हो गया, पीआरएस हो गया आपका। ठीक है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं आपकी। क्या? पीआईबी, पीआरएस, एआईआर न्यूज, ठीक है, एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, डीडी न्यूज, ये सब कुछ वेबसाइट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब वेबसाइट्स हैं आपकी, इनको आप यूज कीजिए। आप यूज ही नहीं करते होंगे आप। अब वही दिक्कत है ना कि चैटियाने से टाइम मिलेगा तब ना कुछ करेंगे, तो ये गलती करते हैं आप। इसको थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो आप लगातार कीजिएगा तब आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है ना, चलिए अब अंतिम प्रश्न आपको जो बचा था, कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी, लेकिन उसके पहले एक प्रश्न आप लोगों के मन में था कि सर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की वैकेंसी सर कब तक आएगी, विज्ञापन क्या आएगा? बॉस देखो ऐसा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ जो आपका एएससी आरओ है, एएससी आरओ और एआरओ, इसका विज्ञापन जो है आपका शीघ्र अतिशीघ्र आने वाला है। इसमें कोई इफ बट आपको नहीं करना है, डेफिनेटली आ जाएगा। आप बस तैयारी करते रहिए, क्योंकि भैया इसका काम बहुत तेज होता है, तुरंत एग्जाम करा के खट से रिजल्ट देकर आप आउट कर देगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसके लिए डिकोड एग्जाम पर कोर्स चलता है, आप चाहे तो उसको उसमें एनरोल हो सकते हैं। दूसरा, यूपीपीएससी जो आपका आरओ एआरओ है, यूपीपीएससी, ठीक है, ये जो आपका आरओ है, ठीक है, और एआरओ है आपका, इसके विज्ञापन को लेकर के बड़ी उहापोह है। हालांकि अभी तक जो अध्याचन है, ठीक है, वो अध्याचन दरअसल आयोग में नहीं गया है। ठीक है, जैसे ही लगभग 200 प्लस जो पद हैं इसकी बात कही जा रही है, जैसे ही अध्याचन आपका यूपीपीएससी में जाता है, कार्यवाही इसकी तेज हो जाएगी और आपका विज्ञापन संभवतः मुझे लग रहा है अप्रैल मई तक आ जाना चाहिए। अप्रैल, ठीक है, जो लग रहा है सीए अप्रैल मई तक। अगर अप्रैल मई तक आ जाता है तो आपका एग्जाम इसका जो है ये मांग चली कि जुलाई अगस्त तक आपका हो सकता है। पीसीएस से कोई लेना देना नहीं है। और ये मन में भ्रम मत रखिएगा कि सर कैलेंडर में नहीं दिया कि सर नहीं आएगा, नहीं, 2023 के कैलेंडर में भी नहीं था। बीओ आपका जो है वो भी आपका आ सकता है। ठीक है, एचयू की एग्जाम डेट आपकी आएगी, तो बीओ का आपका नोटिफिकेशन, आपका आरओ का नोटिफिकेशन आपका दोनों जल्दी आ सकता है। इसमें कोई बहुत लेट होने वाली बात नहीं है। बीओ में जो मामला चल रहा है योग्यता वाला वो सही हो जाएगा, फिर आपके सामने चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फरवरी अंत से लेकर के मार्च फर्स्ट वीक तक आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जिसकी पूर्ण संभावना है आपके सामने। ठीक है, तो इसको लेकर के आप प्लीज ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आप बस तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो बीओ की फोकस कर रहे होंगे या आरओ पर फोकस कर रहे होंगे या इलाहाबाद हाईकोर्ट पर कर रहे होंगे, आप अपना दंखम लगाइए, इसका विज्ञापन शीघ्र आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न आपके सामने आएगा कि सर आपने सर पीसेस के बारे में इतना बता दिया, सर कोचिंग करें कि सर स्टडी करें? तो भाई देखो ऐसा, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है, आप पैदल कहीं जा रहे हैं और एक जा रहे हैं बाइक कार। ठीक है, आप पैदल जाएंगे तो भी उस स्थान तक पहुंच जाएंगे आप, और बाइक कार जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे, लेकिन अंतर क्या रहेगा? पैदल जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, कार से जाएंगे तो समय कम लगेगा। इतना ही तो अंतर है ना। और ये हालांकि ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है अपने आप पे, ये कोई आसान नहीं है। ठीक है, समय बहुत बड़ी चीज होती है। आपने 32 साल लगा दिए चीजों को समझने में, आप 32 साल 33 साल में आप आईपीएस बनते हैं, 35 साल में बनते हैं, और एक हो गया आपको सही रणनीति मिल गई, आप 22 साल में 21 साल में बन गए आईएएस पीसीएस बन गए। कितना अंतर है भाई साहब समय का, बहुत अंतर है। कल मेरा एक दोस्त आया हुआ था, तो लगातार इंटरव्यू दे रहा पीसीएस का, इस बार हालांकि उसका नहीं हुआ मेंस में, दुखी तक करता हृदय से, यार क्या बताएं कि कह रहे थे अभी बन भी जाऊं एसडीएम तो वो खुशी मुझे नहीं मिलेगी शायद।
अब वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि एक समय के बाद आप अपनी खुशियों पर जो है आप ताला लगा देते हैं, आप समझौते करना शुरू कर देते हैं। सारी खुशियां, जो उम्मीदें हमें कभी रहती हैं, इतना बड़ा घर होगा, मकान होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सुंदर बीवी मिलेगी, हस्बैंड मिलेगा, वो सारा चीज आपका हट जाता है। विवाह जिसके लेकर के आपके मन में बड़ी लालसाएं होती हैं, सुंदर बीवी मिलेगी, अच्छा हस्बैंड मिलेगा, हैंडसम हस्बैंड मिलेगा, ये मिलेगा, एक समय के बाद जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं और सफलता नहीं मिलती है, तब कहता है, तब सब में एडजस्टमेंट आप करने लगता है। अरे यार ठीक है यार, कोई बात नहीं यार, जीवन आप काटना है। ये नौबत ना आए आपके जीवन में कि वो स्थिति हो जाए कि आप हर एक खुशियों से आप समझौता करना शुरू कर दें। यह काम नहीं होना चाहिए। यानी यह तभी हो सकता है जब आज आप अपने आप को संभालेंगे और अपनी प्रतिज्ञा रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, और एक सही रणनीति के साथ जब आप फोकस करेंगे, तब आप शायद बहुत बेहतर कर पाएंगे। इसलिए आप कल को अपनी खुशियों के साथ समझौता ना करें। उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आज आप अपने पर फोकस करें और पूरी तरीके से सकारात्मकता हो आपकी पढ़ाई में, और नकारात्मकता बिल्कुल ना हो, लगातार रिवीजन हो और एक कंसिस्टेंसी के साथ में आप तैयारी करें, क्योंकि कहा जाता है कि पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आप अपने से कभी जी ना चुराएं, आप अपने अंतर्मन से कभी ग्लानि ना महसूस करें। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप किसी कोचिंग संस्थान आदि का आज को ज्वाइन कर लें, या आप मेंटरशिप को ज्वाइन कर लें और उनके अंडर गाइडेंस में तैयारी करें। क्योंकि देखो बॉस, ऐसा है ना कि चाहे जो जितना बड़ा टॉपर बनना घूमता होगा ना, किसी ना किसी सबने जो है गाइडेंस ली होती है। बहुत लोग टॉपर कहते हैं कि भैया हमने तो किसी से गाइडेंस नहीं, हमने सिर्फ स्टडी किया। कुछ फालतू बातें होती हैं। गाइडेंस और मेंटरशिप जरूर लेते हैं, चाहे उनके घर में उनके पापा इनको गाइड करते हैं, लेकिन गाइड जरूर करते हैं। सेल्फ स्टडी, ओनली सेल्फ स्टडी विदाउट एनी गाइडेंस यू कांट अचीव योर गोल। खासकर यूपीएससी पीसीएस की बात को मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हो सके तो कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा। डिकोड एग्जाम पर भी हमारे बैचेस चलते हैं, या जहां भी आपको सही लगे आप उसके लिए आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, या आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। 8604409201 है आपका, ठीक है। इस पे आप कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके बातचीत हमसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पुनः से आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि बॉस आगे बढ़िए और लगातार आगे जाते रहिए। ये पीसीएस प्री का हमने अलग से बैच स्टार्ट किया, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आप यहां पर ले सकते हैं हमसे। ये क्या मेंटरशिप गाइडेड प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बहुत कुछ आपको बताते हैं, ठीक है। और बाकी अंतिम रूप से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आज आप मेरी बातों को सुने होंगे, समझे होंगे। बाकी जो है हर सब्जेक्ट वाइज क्या रणनीति रहेगी, इसके लिए मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा। यूपीपीसीएस मेंस 2025 के अभ्यर्थियों के लिए भी अलग से वीडियो में बनाऊंगा। बाकी आप पढ़ते रहिए और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि अपने समय को आप जो है उसकी महत्ता को समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आपसे आपके न सिर्फ घर वाले आपसे अपेक्षा कर रहे होंगे, बल्कि आपके बहन, आपके भाई, आपके सगे संबंधी, आपके हित मित्र और यह समाज भी आपका इंतजार कर रहा है कि आप अगर अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो ईमानदार लोगों का जो है शासन में आना बड़ा आवश्यक है। और अगर आप शासन में आते हैं तो निश्चित तौर पर जो गांधी ने जो संकल्पना देखी थी, रामराज की संकल्पना, जिसको हम आज के फॉर्म में गुड गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं, वो संकल्पना साकार होगी और आप अपने जीवन के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से देश और समाज को आगे ले जाने का कार्य कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का है। ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा जो बटन लाइक वाला होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा
आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA-RO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डिकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA-RO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।